हेलो, वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। तो पहला टॉपिक है जल्लीकट्टू पर। अब ये जल्लीकट्टू बेसिकली न्यूज़ में रहता है, ठीक है। इट इज़ अ बुल टेमिंग स्पोर्ट, ठीक है। और ये प्रैक्टिस किया जाता है लार्जली तमिलनाडु में, ठीक है। सेलिब्रेटेड इन सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पोंगल। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल, उसके टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है और 2000 ईयर ओल्ड ये ट्रेडिशन है, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए। अब ये बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे टू प्रिजर्व द ब्रीड ऑफ नेटिव बुल्स बाय फार्मिंग कम्युनिटी, ठीक है। इससे जो बुल्स होते हैं उनकी ब्रीड को प्रिजर्व करा जाता है काफ़ी सालों तक। तो बेसिकली आप ये देखिए, ये मैंने अटैच किए हैं पिक्स। ये कंबाल ये हो रही है जल्लीकट्टू रेस। अब एक रेस आपने और सुना होगा, उसका नाम है कंबाला। कंबाला रेस होती है कर्नाटका में। और ये जो है इसके अंदर बुल नहीं यूज़ होता है, इसके अंदर ये बेसिकली बफलो रेस होती है, ठीक है। तो ये मैंने फैक्ट आपको एक और बता दिया इसमें। कंबाला कर्नाटका में, बफलो में, जल्लीकट्टू पोंगल में होता है तमिलनाडु में, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। जनवरी 12 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे, ठीक है। अब इसको सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है नेशनल यूथ डे को, इसका एम है टू प्रमोट रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए यूथ के अंदर, ठीक है। टू प्रमोट रैशनल थिंकिंग अमंग द यूथ। अब ये स्वामी विवेकानंद के बारे में देख लेते हैं। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। इन्होंने अटेंड करी थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में 1893 में, एंड एनलाइटन द वेस्टर्न वर्ल्ड अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये इनका जो जन्म हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, इस नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। अब इनकी जो फिलॉसफी थी वो प्राइमरली योगा, जो पतंजलि जिसके फाउंडर थे, और वेदांत, ठीक है। जिसके फाउंडर मैंने आपको बताया था बद्रियान थे। बाद में फिर शंकर, रामानुज और माधवा और फिर वल्लभाचार्य और फिर निम्बरका तक ये ट्रेडिशन कंटिन्यू रहता है। तो बेसिकली इनका जो था ये नियो वेदांतिक थे, ठीक है। इन्होंने नियो वेदांता पे काफ़ी वर्क किया था। एक्चुअली में ये नियो वेदांता ये था कि ये अमेलगमेशन था, ठीक है, पुराने वेदांतिक थॉट्स का और न्यू साइंस का, जो साइंटिफिक थिंकिंग और टेम्पर आया था उसका अमेलगमेशन करके इन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। तो नियो वेदांतिक थे। इन्होंने फॉर्म किया रामकृष्णा मिशन इन 1897 में, ठीक है। ये पता होना चाहिए, फैक्ट है। और बेलूर मठ 1899 में, ठीक है। इन्होंने कुछ किताबें लिखी, उसमें है कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग, ठीक है। तो इतना हमें पता होना चाहिए। आप एक कोट लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज़ टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर, हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। ये आप कोट यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे में, मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉकहोम कन्वेंशन। बेसिकली ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, पीओपीज जिन्हें कहते हैं, उसके ऊपर ये कन्वेंशन है। काफ़ी बार पूछा जाता है, हमें पता होना चाहिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है पीओपी से लिंक्ड है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं पीओपीज होते क्या हैं। ये पीओपीज बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये परसिस्ट रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं थ्रू द फूड वेब एंड द फूड चेन एंड पोज अ रिस्क ऑफ कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये फूड वेब और फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं, और जो हायर स्पीसीज़ होती है टॉप ऑफ द फूड चेन में, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बायो एक्यूमुलेट करते हैं, और ये एक्यूमुलेट करते हैं फैटी टिश्यूज़ में, और फिर बाद में जाके ये काफ़ी मैग्नीफाई भी हो जाते हैं। अप टू 70,000 टाइम्स इनका कंसनट्रेशन बढ़ सकता है, ठीक है। अब ये कन्वेंशन साइन हुई थी 2001 में और इफ़ेक्टिव हुई 2004 से, ठीक है। अब इसमें कुछ पीओपीज इंक्लूडेड हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में अगर इनडायरेक्टली आ गया कि एल्ड्रिन, डीडीटी, डाई एल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये पीओपीज हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक परसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक पीसीबीज, ठीक है।
जो पीसीबी सर्किटरीज में यूज़ होते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं वाइल्ड पोलियो। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 3 साल का बच्चा है उसके मालावी के अंदर, उसके अंदर ये डिस्कवर हुआ है, ठीक है। अब रिसेंटली हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट डिक्लेयर हुआ था पोलियो फ्री 2020 में, और अभी 2 ही नेशंस हैं दुनिया के अंदर जिनके अंदर वाइल्ड पोलियो केसेस अभी भी हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान। तो हमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। पोलियो बेसिकली इरिवर्सिबल पैरालिसिस कॉज करता है जब रेस्पिरेटरी मसल्स आर हार्म्ड, ठीक है। ये स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट्स के तौर पर एंड फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, या ये इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फीसीज और कंटामिनेटेड मटेरियल से भी स्प्रेड करता है, ठीक है। तो वाइल्ड पोलियो हमें पता होना चाहिए, इससे ये पोलियो कॉज होता है। एक तरीके से और पोलियो कॉज होता है वो है वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो, ठीक है। जो वैक्सीन में जो हम वीकेंड और एटेनुएटेड जो वायरस होता है पोलियो का, उसको जब हम इंजेस्ट करते हैं तो वो स्टमक में जाके म्यूटेट करता है और फिर वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो ये भी केस आते हैं, वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो भी काफ़ी होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली बर्ड फ्लू H5N1 इसका भी आउटब्रेक हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बर्ड फ्लू H5N1, ठीक है। वेब 3.0, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने आजकल न्यूज़ में देखा होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको मालावी का मैप दिखा देता हूँ। ये मालावी का मैप है, देखिए ये तंजानिया है, ठीक है। मालावी की नेबर पहली, ये तंजानिया है, ये फिर मोज़ाम्बिक है, फिर ये ज़ाम्बिया है। तो आप देखिए यही 3 इसके वो हैं, नेबर्स हैं। और ये देखिए लेक न्यासा, अब ये भी देखिए डिवाइडेड है लेक, ये भी कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। कैपिटल आपको पता है लिलोंग्वे, ये कैपिटल है मालावी की, ठीक है। मैप देख लेना, ज़ाम्बिया है, तंजानिया है, मोज़ाम्बिक है। मोज़ाम्बिक से हम काफ़ी पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना टॉपिक देखते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेब 3.0। अब ये बेसिकली न्यूज़ में इसलिए है वेब 3.0 क्योंकि अब हम ये समझते हैं कि वेब 1.0 2.0 क्या है। आपने देखा होगा जब शुरुआत में इंटरनेट आया था, वर्ल्ड वाइड वेब, तो वो फर्स्ट जनरेशन था, ठीक है। बेसिकली वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था, उसमें स्टैटिक वेब पेजेस होते थे। कोई भी मान लीजिए कंपनी थी, उसने अपना एडवर्टाइजमेंट डाल दिया तो आप बस उसको देख सकते थे, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, आप ना ही उसे शेयर कर सकते थे, ना आप लाइक कर सकते थे उसको, ठीक है। बाद में ये 1999 के आसपास जो वेब 2.2 आए, इसमें सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स आ गए और कुछ कंपनीज़ की मोनोपोली हो गई, जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यूज़र अपना कंटेंट भी क्रिएट करने लगे, ठीक है। और आप लोग मतलब नॉर्मल लोग जो कंटेंट क्रिएटर नहीं थे, वो उस कंटेंट के साथ इंटरेक्शन भी होने लगा। सोशल मीडिया आ गई, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। लेकिन आपने सुना होगा कि गूगल अपना सर्वर यहाँ प्लेस कर रहा है, फेसबुक अपना सर्वर यहाँ प्लेस कर रहा है। तो बेसिकली इनको सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है और सारा डेटा इन्हीं के पास रहता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं ये, तो काफ़ी सारा यूज़र डेटा, मेटा डेटा हुआ, ये सब अपने पास ये डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा एक बहुत बड़ा इशू है वेब 2.0 में। फिर ये मोनोपोलिस्टिक भी था कि कुछ कंपनियां एडवर्टीजमेंट बेस्ड रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, आपके डेटा को सेल कर रही थी, तो ये इसकी प्रॉब्लम्स थी। अब हम बेसिकली एंटर कर रहे हैं वेब 3.0 में। तो वेब 3.0 क्या है? बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड आर्किटेक्चर है, ठीक है। एक तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। इसके जितने भी नेटवर्क नोड्स होंगे वो सब डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स होंगे, ठीक है। आपने सुना होगा माइनिंग हो रही, क्रिप्टो माइनिंग। तो क्रिप्टो माइनिंग अगर आप एथेरियम देखें, एथेरियम बेसिकली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी तो उसकी ईथर है। लेकिन अगर एथेरियम आप देखेंगे तो एथेरियम एक बेसिकली डिसेंट्रलाइज ऐप का काम होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, इट्स अ प्लेटफॉर्म जो नेटवर्क स्पेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो है वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉक चेन, इसमें बेसिकली ब्लॉक होते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका नाम है ब्लॉक चेन, ठीक है। बेस्ड आर्किटेक्चर है, वे यूज़र्स विल हैव ओनरशिप स्टेक्स। अब इसमें बेसिकली होगा क्या कि इंस्टेड ऑफ कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, आप ही इस नेटवर्क के ओनर होंगे, ठीक है। आप भी एक पार्ट होंगे नेटवर्क का, ठीक है। आप
आपका भी ओनरशिप होगा, आपका भी स्टेक होगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। द पावर टू कंट्रोल द नेटवर्क विल शिफ्ट फ्रॉम फ्यू कंपनीज टू द मासेस, ठीक है। कुछ कंपनी जो आज की तारीख में इंटरनेट चला रही हैं, वो उनके 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 पास से कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, टू जनरल मासेस, ठीक है। आम लोगों के पास नेटवर्क शेयरिंग कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसकी फ़िलॉसफी ये है कि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है, दूसरी ऑटोनॉमी भी होगी, ठीक है, क्योंकि कोई सेंट्रल पावर अथॉरिटी तो होगी नहीं, आपस में ही लोग कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क चलेगा ये। तो इससे क्या होगा कि इंश्योर होगा फ्री एंड फेयर इंटरनेट टू ऑल। आपने देखा होगा बेसिकली अभी क्या होता है कि कुछ फ्यू सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, वो कंटेंट को हटा देती हैं या कंटेंट को प्रमोट नहीं करती, ये लार्जली अपने जो उन्हें उनको प्रमोट करना होता है वो कंटेंट ज़्यादा आपको शो करती हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा वेब 3.0 में, काफ़ी कम होगा। अभी ये तो हमें इतना श्योर तो नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आप देखिए कुछ क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज होने के बाद भी उनको बंद किया हुआ था थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इट विल बी इम्यून फ्रॉम सेंट्रलाइज हेजमनी, ठीक है, ये तो वही रिपीटेड बात है। करप्शन कम होगा, ठीक है, एंड विल बी सेल्फ गवर्निंग नेटवर्क विथ पीयर टू पीयर रिव्यूड लेजर। अब इसमें जैसे ब्लॉकचेन में पीयर टू पीयर रिव्यू होता है, ठीक है, आपके पास जो डेटा है वो आपका जो नेटवर्क के जो पीयर्स हैं वो ही उसको वेरीफाई करते हैं उस लेजर को, ठीक है। तो इनकरप्टेबल है। मैं अगर चाहूँ तो मैं सेंट्रलाइज लेजर के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारा जो पार्ट है वो क्रिप्टोग्राफिक जो क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है, वो सारे पार्ट्स जो हैं एक एक करके सब के पास उसका एक वो पार्ट रहता है। तो तभी जाके वो उसको डेटा मिलेगा। जब पीयर टू पीयर पूरा रिव्यू होगा नेटवर्क, तभी वो काम करेगा। समझ रहे हो? बेसिकली मतलब कोई एंट्री अपने आप से हटा नहीं सकता, कोई एंट्री अपने आप से डाल नहीं सकता, वो सारा पीयर टू पीयर एंट्री होगी, ठीक है। दूसरा होगा कि एक तो खर्चा बहुत आता है। जब भी हम नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसमें एक्सेसिव रेंट और लिवाई किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीस एंड नेटवर्क रनिंग चार्जेस, इवन नेटवर्क रनिंग चार्जेस भी कॉफ। तो बेसिकली होगा क्या, जब लोगों के पास ही खुद का नेटवर्क होगा और उसके भागीदार होंगे लोग, तो नेटवर्क चार्जेस कम हो जाएंगे, ठीक है, फीस भी कम हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इशू था वेब 2.0 में डेटा प्राइवेसी का। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज डेटा अथॉरिटीज़ थी, वो डेटा स्टोर करके किसी को भी आपका डेटा सेल करती थी, किसी को भी कुछ भी दिखाती थी, जो उनको प्रमोट करना है वो दिखाती थी, ठीक है। तो इसमें ये नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा डेटा भी किसी के पास नहीं जाएगा। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि ये लर्न भी करेगा, एआई को भी फ़ायदा करेगा। भाई एआई भी आपको आपके बारे में इट इज़ ऑल्सो लर्निंग। तो अब जब ज़्यादा नेटवर्क्स रिलेटेड होंगे तो बेसिकली ये होगा कि वो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा। कि मान लीजिए आपने अगर कोई केबल मंगाई है और अगर कुछ लोगों ने और भी वो केबल मंगाई है, तो वो ये समझ लेगा कि ये जो केबल है इसके साथ ये अडेप्टर भी लेना होगा, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इट विल इंश्योर ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड विल हेल्प आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। इतना मैंने ये चार्ट आपके लिए बनाया है। सिमेंटिक वेब होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये प्रमोट करेगा, यूबिक्विटस होगा, हर जगह नेटवर्क्स होंगे इसके, एवरी डिवाइस विल बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। 3D ग्राफिक्स को इम्प्रूव करेगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी का नहीं होगा, और ज़्यादा कनेक्टिविटी इंश्योर्ड होगी, ठीक है। इतना आपके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इट विल बी मोर प्रोडक्टिव और इंश्योर करेगा ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड विल हेल्प एआई ऑल्सो। तो वेब 3.0 पे मैं एक डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगा, वो पूरा वेब 3.0 क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन इस पे होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि मेटावर्स और हाइपरवर्स ये सब क्या हैं आजकल, क्या इसका इतना ज़्यादा स्कोप है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्या होता है, ठीक है। अब हम करेंगे आगे काम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।